नमस्कार साथियों, शिक्षा दावे आप सक्सेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो सब्जेक्ट है आज का वो है भारत की राज्य व्यवस्था, और इसमें जो टॉपिक चल रहा है आपको पता होना चाहिए कौन सा है। ये भारत के संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस प्रकार से 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वो अधिनियमित होता है, और 26 जनवरी 1950 को ये क्या होता है, लागू होता है। लेकिन इससे पहले इसको एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। वो सफ़र इसका स्टार्ट होता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। ठीक है, ये एक पहला प्रावधान किया गया था। ये हम बोल सकते हैं कि लिखित संविधान था भारत का पहला, जो कि कंपनी के लिए लाया गया था। लेकिन शुरुआत हमारी जो पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वो हमें 1773 से स्टार्ट करनी पड़ती है। तो इस पूरे लेक्चर में आज हम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की चर्चा करेंगे। उसके बाद आने वाले लेक्चर में धीरे धीरे हम पूरे के पूरे एक्ट को कंप्लीट करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को समझने से पहले आप एक चीज़, थोड़ी सी स्टोरी समझिए। कंपनी सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या हुई, बढ़ने लगी। कौन सी महत्वाकांक्षा? राजनीतिक महत्वाकांक्षा। इसके लिए उसने क्या किया, उसने जो भारत में जो लोकल नेता थे, या नेता नहीं, राजा महाराजा थे, उनसे युद्ध किया, संधियां की उनसे, ठीक है, जिससे कि वहां की उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी हो सके। ऐसा पहला स्टेप उन्होंने लिया था बंगाल में। ठीक, बंगाल में आपने एक चीज सुनी होगी, 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था। हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे, अभी मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा ज़्यादा इसके बारे में। और 1764 का बक्सर का युद्ध, इन दोनों युद्धों ने कंपनी को बंगाल में बहुत मजबूत कर दिया था। कंपनी की पकड़ पूरे बंगाल पर हो गई थी, और वहाँ के जो नवाब हुआ करते थे, अब उनका सिर्फ थोड़ा सा काम रहा था कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करना, बस इतना सा काम था। रेवेन्यू कलेक्ट करने का, मतलब लोगों से कर लेने का जो पूरा अधिकार था, वो कंपनी ने अपने पास ले लिया था। ये लोग तो क्या करते थे, लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करते थे। अब बंगाल में दो संस्थाएं सक्रिय हो गई थी। एक तो नवाब क्या करता था, नवाब लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करता था। रेवेन्यू कलेक्ट कौन करता था? रेवेन्यू कलेक्ट करती थी कंपनी, यानी कि दिस इज कॉल्ड ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, है ना। इसे डायआर्की भी बोलते हैं हम, या द्वैत शासन की जो शुरुआत हुई थी वो बंगाल में इस प्रकार से हुई थी। समझ लो आप इस बात को, बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ इस प्रकार ही हुआ था। मतलब नवाब क्या कर रहा है, वो लोगों की भलाई वाला काम कर रहा है, मतलब पूरा काम, अच्छा काम उसको करना है। और जो पैसों वाला काम था, लोगों से पैसे लेना, ये करना वो करना, या सैनिक शक्ति का जो रखना, सैनिक, ये सारी की सारी चीज़ें कंपनी कर रही थी। ठीक, तो कंपनी में जब ये सब होने लगा, कंपनी अपनी मनमानी करने लगी। कंपनी से मतलब उसके एम्प्लॉय, जो कर्मचारी थे, और इसमें सबसे प्रमुख था लॉर्ड क्लाइव। इसने अपनी मनमानी चालू कर दी। इसने इतना धन कमाया भारत से कि इसके जो पड़ोसी थे ब्रिटेन में, वो इससे जलने लगे। उन लोगों ने शिकायत की ब्रिटेन की सरकार से कि भाई ये जो कंपनी के कर्मचारी है, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है इन लोगों के पास। तो इसी चीज़ के लिए वहाँ के जो तत्कालीन सरकार हुआ करती थी, उस तत्कालीन सरकार ने एक समिति बनाई कि जांच कीजिए आप, ये पैसा कहाँ से आ रहा है। तो उनको पता चला कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो रिश्वत ले रहे हैं भारत की जनताओं से। ठीक है, और इन सबको मैनेज करने के लिए वहाँ के पार्लियामेंट के द्वारा एक बिल पास किया गया, जो कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है, आप समझने आना चाहिए पूरा क्या है ये फिल्म। तो हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि कंपनी में जो भी दोस्त हैं, दोस्त मतलब ये भ्रष्टाचार वगैरह, ये सब दोस्त ही थे कंपनी के, तो इनको दूर करने के लिए ये बिल लाया गया। अब कंपनी का उस टाइम पे दो प्रमुख केंद्र हुआ करते थे गतिविधि का। देखो, एक तो भारत में कंपनी थी, और दूसरी कंपनी कहाँ पर थी, इंग्लैंड में। समझ में आ रहा है आपको ये चीज़? दो केंद्र हुआ करते थे। ये बिल तो मैंने बता दिया आपको कौन सी समिति आई थी। ये लॉर्ड नॉर्थ द्वारा प्रधानमंत्री थे, और सीक्रेट कमेटी बनाई थी उन्होंने, और उसकी सिफारिश के आधार पर ये एक्ट लाया गया था। अब जो कंपनी थी ना, कोई सी भी कंपनी होती है उसमें शेयर होल्डर भी होते हैं। शेयर होल्डर से मतलब ये होता है कि एक कंपनी तो ऐसी होती है जिसमें मालिक, अकेला मालिक रहता है, उसकी खुद की कंपनी रहती है, लेकिन कुछ लोगों का हिस्सेदारी भी रहती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ लोगों की हिस्सेदारी हुआ करती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी मेनली दो प्रकार थी, है ना। देखो, पूरी कंपनी को मैनेज करने के लिए, या इसको पूरा सुपरविजन करने के लिए दो संस्थाएं थी। दो संस्थाएं मतलब दो प्रकार के ये ग्रुप हुआ करते थे। कौन कौन से ग्रुप होते थे? एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसे हम निदेशक मंडल कहते थे, और एक था कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर, यानी कि स्वतत्वधारी मंडल। ये दो संस्थाएं थी, एक प्रकार से दो ग्रुप थे ये, जो कंपनी को क्या करते थे, पूरा का पूरा देखते थे, पूरा कंपनी का जो मामला था वो पूरा का पूरा देखते थे।
निदेशक मंडल में 24 लोग हुआ करते थे, कितने 24 लोग हुआ करते थे। इसमें से एक अध्यक्ष भी होता था और एक उपाध्यक्ष होता था। इनका नियुक्ति कौन करती थी? ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर का काम क्या था? देखो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर मैं बोलूंगा सीओपी बोलूंगा इसको ना, तो सीओपी का काम क्या था? सीओडी के लोगों को नियुक्त करना, याद रखना इस चीज को आप, ठीक है। और ये दोनों संस्थाएं किसको रिपोर्ट करती थी, मतलब किसके अधीन थी? होम मिनिस्ट्री। कहाँ की? ब्रिटेन की। ब्रिटेन की जो होम मिनिस्ट्री थी, मतलब गृह मंत्रालय था, उसके अधीन ये दोनों मंडल हुआ करते थे। तो आपको क्या समझ में आना चाहिए यहाँ पर कि भाई दो ग्रुप हुआ करते थे, दो संस्थाएं होती थी, एक निदेशक मंडल, एक स्वतंत्रधारी मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। इन दोनों को आप अच्छे से याद रखो, है ना। इस स्लाइड को आप अच्छे से माइंड में फिट कर लो, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाली है ये स्लाइड। जब मैं बोलूँगा आपको निदेशक मंडल को भंग कर दिया गया, निदेशक मंडल की सदस्यों की संख्या कम कर दी, तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि 24 लोग ये अलग हैं और ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर मतलब हिस्सेदार बोल सकते हैं हम इनको, ये कंपनी के हिस्सेदार हुआ करते थे। ठीक, आगे देखते कहानी हम। तो रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया? जो निदेशक मंडल मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, याद रखना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इधर था पहले नंबर पर, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीओडी, है ना। ये सीओडी कैश ऑन डिलीवरी वाला नहीं है, और इधर होता था सीओपी। तो आपको याद रखना माइंड में कि इधर जो एक नंबर वाली जो थी वो थे सीओडी, उनकी संख्या 24 थी। तो उनकी जो कार्य अवधि थी मतलब कार्यकाल 1 वर्ष के स्थान पर कितना कर दिया गया? अब 4 वर्ष कर दिया गया। किसके द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और याद रखना इसके 1/4 मतलब 1/4 सदस्य क्या करते थे? हर साल अवकाश ग्रहण करते थे। ठीक है। बंगाल में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। इससे पहले मैंने आपको बताया था द्वैध शासन क्या होता है, कि नवाब अपना क्या कर रहा है? लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज कर रहा है, कंपनी क्या कर रही है? कंपनी रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है। तो ये था द्वैध शासन, मतलब दो लोग राज कर रहे हैं भाई, ये रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है जनता से, ये लॉ एंड ऑर्डर मैनेज कर रहा है। मतलब क्या फर्क था इसमें दोनों में? ये अपनी मनमानी कर नहीं सकता था ज़्यादा, ये लोगों को मतलब नहीं था, कंपनी को कोई मतलब नहीं था। लोगों को सुविधाएं मिल रही है नहीं मिल रही है उससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं था। लोगों किसानों की हालत कैसी है उससे कोई मतलब नहीं था, उसको पैसा चाहिए था। ठीक है। तो ये सिस्टम को खत्म कर दिया गया, मतलब द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। याद रखना द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। यूपीएससी 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि द्वैध शासन से क्या मतलब है, मतलब क्या समझते हो आप? तो उसमें 2-3 चीज बताई थी। तो वहां पर था प्रांतों में सरकार करने के 2 तरीके, उसको द्वैध शासन कहा जाता है। अब 2 तरीके थे ना, ये नवाब अलग था, कंपनी अलग काम कर रही थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप देखते रहिए, आपका सब कुछ क्लियर हो जाता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एग्जाम में कहीं बाहर से आते हैं क्वेश्चन यहीं से रहते हैं, बस घुमा फिरा के बन जाते हैं क्वेश्चन। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भी आपको एक पॉइंट याद रखना है। कहीं उन्होंने पूछ लिया कि इस एक्ट के द्वारा वहां के जो निदेशक मंडल का कार्यकाल 1 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष कर दिया गया। यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है, आपको मतलब पूरा लाइन याद रहेगी, आपको लगेगा कि क्वेश्चन मेरे को आता, मैंने पढ़ा है इसको, लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज कर देती है यूपीएससी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने बंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उनकी कार्यकारी शक्ति को ट्रांसफर कर दिया कलकत्ता। मतलब कलकत्ता की जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी या कलकत्ता की जो परिषद हुआ करती थी उसके अधीन हो गई थी अब बंबई और मद्रास। देखो समझो इस चीज को, पूरे इंडिया में आसपास ये अंग्रेज थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम मुंबई की। मुंबई में अंग्रेजों ने अपना बेस बनाया होगा, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ न कुछ अपने प्रेसिडेंसी बनाई होगी इस आसपास को मॉनिटर करने के लिए, यहाँ से कर वगैरह वसूल करने के लिए, अपना व्यापार करने के लिए। तो एक तो कहाँ पर थी इनकी? बंबई में। दूसरी कहाँ पर थी? मद्रास। चेन्नई कहाँ है? ये रहा। चेन्नई को पहले मद्रास कहते थे ना। तो यहाँ पर भी एक इनका बेस हुआ करता था, एक प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, गवर्नर हुआ करता था यहाँ का भी। और एक था कहाँ पर? कलकत्ता में। तो कलकत्ता तो उस टाइम पे बहुत अमीर हुआ करता था। याद रखना बंगाल बहुत ही ज़्यादा पैसे थे बंगाल के टाइम पास उस टाइम पे। बंगाल मतलब मैं बात करूंगा तो ये बांग्लादेश भी बंगाली कहलाएगा। ठीक है, तो बांग्लादेश और बंगाल ये पूरा का पूरा अपना जो वर्तमान बंगाल है ये सारा का सारा पूरा क्या था? ये बंगाली कहलाता था पहले। और यहाँ पर गंगा नदी आती थी और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती थी। तो इस कारण से पानी भरपूर मात्रा में हुआ करता था। तो किसानों की स्थिति बहुत अच्छी थी। मतलब सबसे अमीर, अगर भारत की बात करूँ तो सबसे अमीर इलाका ये हुआ करता था बंगाल वाला। ठीक है, इसलिए अंग्रेजों को मतलब यहाँ पर अपना पूरा स्ट्रॉन्ग बनना चाहते थे वो, ताकि पूरा का पूरा स्थिति सुधरी। अंग्रेजों की स्थिति यहीं से सुधरी थी। तो देखो अब 2 प्रकार की पावर हुआ करती थी, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। कौन कौन सी? एक विधायिका क्या करती है? लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर मतलब आपको क्या करना है? विधायिका क्या करती है?
कानून बनाती है, और एक होता है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर मतलब कार्य, है ना, कार्यपालिका की शक्ति जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, एक लेजिस्लेटिव पावर होती है। ये क्या करते हैं, ये कानून बनाते हैं, और ये क्या करते हैं, उस कानून को लागू करवाते हैं, या लॉ एंड ऑर्डर को मैंने देखते हैं काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो याद रखना, पहले एग्जीक्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, मतलब कार्यकारी जो शक्तियां हुआ करती थी गवर्नर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, आज वर्तमान में देखो आप, आज वर्तमान में आप देखोगे तो आप लोग क्या करते हो, पार्लियामेंट में जिसके पास बहुमत है वो क्या करेगा, सरकार बना लेगा। मतलब आज वर्तमान में लेजिस्लेटिव पावर, मतलब जो कार्य विधायिका है वो बहुत पावरफुल है। ठीक है, जिसके पास विधायिका में जिसके पास क्या है, विधायिका में बहुमत है, वो सरकार बना लेगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले एग्जीक्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग थी, और इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं आपको। आप बोलोगे सर पॉलिटी में हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हो, तो ये चेंज कैसे हुआ, एग्जीक्यूटिव पावर जो थी वो पावरफुल हुआ करती थी, तो लेजिस्लेटिव पावर कैसे बन गई, ये धीरे धीरे हम पूरी कहानी को समझेंगे। तो याद रखना, तो इनके पास जो गवर्नर जनरल थे, कहाँ के, इसके मद्रास के और बॉम्बे के, तो इनके पास दो पावर हुआ करती थी, एक तो लेजिस्लेटिव पावर हुआ करती थी और एक एग्जीक्यूटिव पावर हुआ करती थी। तो एग्जीक्यूटिव पावर बहुत पावरफुल हुआ करती थी उस टाइम पे। तो ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास गवर्नर ट्रांसफर्ड टू किसके पास, कलकत्ता। कहने का मतलब यही है, यहां पर जो मैंने लिखा है ना, ये इन शॉर्ट कि जितनी भी कार्यकारी शक्ति हुआ करती थी, किसकी, बंबई और मद्रास की, वो किसको दे दी गई, कलकत्ता वाले गवर्नर को। और जो कलकत्ता का जो गवर्नर हुआ करता था पहले, ठीक है, उसको क्या नाम दिया गया, गवर्नर जनरल। ठीक है, नाम दे दिया गया। और प्रथम जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, वारेन हेस्टिंग। अब आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, आई थिंक कुछ ज़्यादा हो चुका है ना यहाँ पर ये, तो थोड़ी चीज़ को एक बार और क्लियर समझो आप। देखो यहाँ पर ये बॉम्बे है, यहाँ पर प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, तो यहाँ पर भी गवर्नर होता था उस टाइम पे। चेन्नई मतलब मद्रास में भी गवर्नर हुआ करता था उस टाइम पे, और बंगाल में भी गवर्नर हुआ करता था उस टाइम पे। ठीक है, तो जो ये बंबई और ये मद्रास के जो गवर्नर है, इसकी जो कार्यकारी शक्तियाँ जितनी भी थी, एग्जीक्यूटिव पावर, वो सारी एग्जीक्यूटिव पावर ले ली, मतलब कुल मिला के छीन ली। किससे, बंबई और मद्रास के गवर्नर से। और किसको दे दी वो, कलकत्ता के गवर्नर को। आई थिंक अब तो आपको क्लियर होना चाहिए। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो चुका है अब आपको, वेरी गुड। अब जो ये गवर्नर जनरल था, ठीक है, इसको तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर बना दिया गया बाद में। किसको, बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी, मतलब कौन कौन सी, याद होना चाहिए आपके पास, मद्रास और बॉम्बे का। ठीक है, और जितनी भी शक्तियाँ थी, जैसे सैनिक, सिविल, और इस सब को किसको दे दी गई है, कलकत्ता के गवर्नर को दे दी गई। और उसकी सलाह के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। याद रखना, कितनी, 4 सदस्य बनाए गए, मतलब एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई गई, और इसमें जो कार्यकारी परिषद थी ये, इसमें कितने सदस्य चुने गए, 4। ये सब अंग्रेज थे चारों। ठीक है, कंपनी के द्वारा ये नियुक्त किए जाते थे। लेकिन यहां पर निर्णय जो था, याद रखना, निर्णय में जो निर्णायक मत देने का अधिकार था, मतलब क्या होना चाहिए, किसकी चलेगी। भले ये तीन लोगों ने ये बोल दिया कि यार हम इस पार्टिकुलर XYZ कुछ भी आया चीज, बिल आया है, मान लो कि हम 3 इसको सपोर्ट करते हैं, एक ने बोला मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन निर्णायक मत कौन देता था, वो देता था कौन, अपना बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब जो 4 लोग थे, जो कि बंगाल के गवर्नर की जो 4 सदस्यीय परिषद थी, उसमें जो 4 लोग थे उनका नाम याद होना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि UPPCS में एक बार ये नाम पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन शामिल नहीं था। ठीक है, तो एक था फिलिप, दूसरा था क्लेवरिंग, और एक था मानसन, और एक था बरवेल। ये 4 लोग थे जो उसकी कार्यकारिणी परिषद में हुआ करते थे। अब आप बार बार ये चीज को समझ लो, कार्यकारिणी परिषद का मतलब क्या होता है, एक होती है विधायिका, ठीक है, हमने देखा था लास्ट टाइम पे, एक क्या होती है, कार्यपालिका, और एक क्या होती है, न्यायपालिका। तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं ना, कार्यकारिणी परिषद, तो इसको कंसिडर करो आप, कार्यकारिणी परिषद मतलब कार्यपालिका। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं मोदी जी, तो मोदी जी, अब एक चीज के लिए समझ लो आप कि मोदी जी क्या थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे। अब मोदी जी को सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल चाहिए, तो 4 लोगों को अपने मंत्रिमंडल बना दिया, है ना, नितिन गडकरी को जी शामिल कर लिया, इसमें निर्मला जी को रख लिया, इसमें प्रकाश जावड़ेकर जी को रख लिया। ठीक है, अब लेकिन चलेगी किसकी, मोदी जी की। तो यही कहने चाह रहा हूं मैं आपसे कि एक कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी, उसमें 4 लोग हुआ करते थे, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार किसको था,
वो था बंगाल के गवर्नर को। 4 लोग का नाम याद रहेगा। अब इसको आप याद रख सकते हो। देखो, जो फिलिप नाम का आदमी था वो बहुत क्लेवर था, मतलब चालू, है ना। क्लेवर है मतलब क्या होता है? चालाक, है ना। तो फिलिप जो था वो बहुत चालाक था। उसने मानसून में बोर लगाया। बरवेल मतलब बोर लगाया। अब आप मानसून में बोर लगाओगे तो पानी निकल जाता है, हर कहीं पानी निकल जाता है। आज आप अपने घर के बाहर भी बोर लगाओगे ना तो उसमें पानी निकल आएगा 20-30 फीट पे। लेकिन यही बोर तुम कब लगाओगे? गर्मी में लगाओगे तो पानी नहीं निकलेगा। तो फिलिप जो था वो बहुत चालाक था और उसने मानसून में क्या किया? बोर लगाया। तो फिलिप, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन, बरवेल, ठीक है। ये 4 लोग आपको याद रखने चाहिए हमेशा के लिए। चलिए, इसके बाद 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। कहाँ पर? कलकत्ता में। लेकिन याद रखना, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, आज की वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट है उससे बिल्कुल अलग थी। अभी वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट बनी है वो 1935 का जो हमारा भारत सरकार का अधिनियम आया था उसके अंतर्गत बनाई गई थी, ठीक है। तो 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट बनी उसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? याद रख लो, रट लो चलते फिरते, एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे, बार बार ये रटो इसको तो। और 3 अन्य न्यायाधीश जो हुआ करते थे वो चैम्बर्स था, लिमेंस्टर था और हाइड। ये 4 क्या थे? सॉरी, ये 3 क्या थे? ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। यहाँ एक अभिलेख न्यायालय था। अभिलेख न्यायालय मतलब क्या होता है? जैसे कि वर्तमान में हमारा सुप्रीम कोर्ट भी एक आर्टिकल 129 के अंतर्गत क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। मतलब इसने अगर कुछ निर्णय दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वर्तमान की बात बता रहा हूं मैं आपको, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया है तो उस निर्णय को पूरे के पूरे जितने भी कोर्ट है भारत के उन सबको मानना पड़ेगा। यानी कि एक वो अभिलेख की तरह रहेगा, दूसरे कोर्ट उसका अनुसरण करेंगे उस निर्णय का, ठीक है। तो उसी प्रकार जो कोलकाता में या कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था वो एक अभिलेख न्यायालय था। और सुप्रीम कोर्ट को सिविल, क्रिमिनल, नौसेना और धार्मिक मामलों में सुनवाई करने की शक्ति प्राप्त थी। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये थी कि इसको समझ में नहीं आ रहा था इस टाइम पे कि सुप्रीम कोर्ट में जो कानून रहेगा वो कौन से कानून का पालन करवाएगा। वो क्या ब्रिटेन के जो कानून है उनका पालन करवाएगा या भारत में जो कानून है उनका पालन करवाएगा? क्यों? क्योंकि भारत में कोई पार्टिकुलर ऐसी व्यवस्था नहीं थी उस टाइम पे। अन्य अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून चलते थे उस टाइम पे। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट था जिसको आगे कुछ एक्ट के माध्यम से इसको सुधारा जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कोर्ट ऑफ, सिंपल सी बात, इससे असर क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? ब्रिटेन सरकार को क्या फायदा हुआ? ब्रिटेन सरकार को यह फायदा हुआ कि इससे ब्रिटेन सरकार की कंपनी के ऊपर नियंत्रण हो गया। अब क्या करेगी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो रहेंगे 24 लोग, निदेशक लोग रहेंगे, इनके माध्यम से क्या करेगी? जो वहां की सरकार थी ब्रिटेन वो नियंत्रित करेगी। किसको करेगी नियंत्रित? बताओ मेरे को, किसको करेगी? कंपनी को नियंत्रित करेगी, ठीक है। राजस्व, रेवेन्यू, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना कंपनी के लिए अनिवार्य कर दिया गया। मतलब आप कुछ भी, आप सैनिक वाली एक्टिविटी करोगे, आप नागरिकों से संबंधित कुछ काम करोगे आप, या रेवेन्यू वाला जो भी सिस्टम है, मतलब ब्रिटेन की सरकार जब चाहे इससे इंफॉर्मेशन ले सकती। किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। ये अनिवार्य करवा दिया गया, ठीक है। दूसरी बात इससे क्या की गई कि भाई आप लाइसेंस प्राप्त करके ही, ये किए है ना, लाइसेंस प्राप्त करके आप निजी व्यापार कर सकते थे तथा भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। आपको याद होना चाहिए लॉर्ड क्लाइव क्या कर रहा था, वो उपहार के नाम पे उसने रिश्वत ली थी बहुत ज़्यादा। तो कंपनी को ये नियंत्रित करना था इस बार। तो ब्रिटेन सरकार ने क्या किया कि जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। तो एक एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा भाई, एक एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। आप अब कर्मचारी, जो कंपनी के कर्मचारी थे, पहले क्या करते थे ये लोग? ये खुद का निजी व्यापार स्टार्ट करते थे भारत में। कर्मचारी बन के आए कंपनी के, लेकिन साइड बिजनेस चालू कर दिया इन्होंने। बोला कि यार मेरी तो सैलरी नहीं हो पा रही है, घर का खर्चा नहीं उठा पा रहा हूं मैं, इतनी सी कम सैलरी मिलती कंपनी की तरफ से। तो उसने साइड बिजनेस चालू कर दिया। लेकिन अब क्या कर दिया ब्रिटेन की सरकार ने कि आप बिना लाइसेंस के, मतलब बिना परमिशन के सरकार के, आप साइड बिजनेस चालू नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे प्रावधान थे किसके? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें और बताइए कुछ कमी है क्या इस पूरे के पूरे सेशन जो चल रहा है, इसमें कुछ कमी है क्या, तो आप पूरे अच्छे से क्लियर करके बता दीजिए। और आप है ना, जैसे आपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया, तो आप कोशिश कीजिए कि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आप बन सकते हैं आपके माइंड में, वो बनाने की कोशिश करो। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करो कोशिश, और प्री के हिसाब से भी फैक्ट, क्योंकि प्री में फैक्ट काम आ जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब तब तक मैं आपसे लेता हूँ विदा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।